मित्रों, एक बार पुनः नारायण क्लासेस बायोलॉजी फॉर नीट एंड अदर एग्जाम में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कक्षा 10 एनसीईआरटी की बुक में जनन या जीव जनन कैसे करते हैं इसके बारे में अध्ययन किया था। उसी का नेक्स्ट भाग या अगला भाग आज हम लोग पढ़ेंगे, लैंगिक जनन। चूंकि हम जान चुके हैं कि जीव जो जनन करते हैं ये दो विधियों से करते हैं। एक को अलैंगिक कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरे को कहते हैं लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लैंगिक जनन के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। और इसमें अब पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो अलैंगिक जनन पढ़ा था उसकी विशेषता थी कि कोई भी एकल जीव नई संतान को पैदा करने की क्षमता रखता है, उसमें दो जीवों की आवश्यकता नहीं होती थी। इसी आधार पर ये जो लैंगिक जनन है, इस विधि में नई संतान को उत्पन्न करने के लिए दो व्यष्टि या एकल जीव जिसे कहते हैं उनकी भागीदारी होती है। ये दो लिंग वाले ऐसे जीवों में नर और मादा दोनों लिंगों की आवश्यकता होती है संतान उत्पन्न करने के लिए, संतति उत्पन्न करने के लिए। तो लैंगिक जनन को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि लैंगिक जनन में दो विपरीत लिंग वाले या दो विपरीत लिंगों की आवश्यकता होती है, तभी लैंगिक जनन माना जाता है। वो किसी एक जीव में भी दोनों भाग पाए जा सकते हैं, जिसको हम लोग नर या मादा कहते हैं। इन दोनों लिंगों की आवश्यकता होती है और इनकी सहायता से जो जनन होता है उसी को हम उसी को हम लैंगिक जनन कहते हैं। अगर किसी एक जीव में ही ये दोनों भाग पाए जाए, नर और मादा, तो ऐसे जीवों को हम द्विलिंगी जीव कहते हैं। और अगर किसी जीव में एक जीव में नर भाग होगा और दूसरे जीव में मादा भाग होगा, तो ये क्या कह रहे हैं कि जो नई संतति उत्पन्न होती है लैंगिक जनन के द्वारा, उसमें दो एकल जीवों की भागीदारी होती है। दो एकल जीव मिलकर के नई संतान उत्पन्न करते हैं। अब इनमें एक के पास नर भाग होना चाहिए, नर लिंग होना चाहिए, और दूसरे के पास मादा लिंग होना चाहिए। हाँ, अगले पॉइंट में देखेंगे कि लैंगिक जनन प्रणाली क्यों ऐसा करें, क्योंकि कल हम लोगों ने अलैंगिक की विधि पढ़ी थी और अलैंगिक में हमने ये पॉइंट ये पढ़ा था कि अलैंगिक में जो संतान पैदा होगी वो जनक के समान होगी, इसमें जनक के समान नहीं होती है। तो लैंगिक जनन प्रणाली क्यों? देखिए, जनन में हमने एक चीज देखी थी कि जो डीएनए है उसकी प्रतिकृति बनती है, फोटोकॉपी बनती है और बाद में वो बट करके संतान में चला जाता है। तो डीएनए की जो प्रतिकृति प्रणाली है ये पूर्ण रूपेण यथार्थ नहीं है, पूरी तरीके से वो फोटोकॉपी नहीं है, हूबहू नहीं है। केवल इतनी परिशुद्धि अवश्य है, केवल इतना हम कह सकते हैं कि इसमें जो विभिन्नता आती है, इसमें जो अंतर आता है दो फोटोकॉपी और पहले वाले में, वो जो अंतर होता है वो बड़ी धीमी गति से उत्पन्न होता है, वो जैसे दिखाई ज्यादा नहीं पड़ता है। विभिन्नता तो होती है लेकिन वो इतनी तेजी से नहीं बढ़ती है कि वो तत्काल दिखाई पड़ जाए। ये हजारों साल के बाद हो सकता है कि वो विभिन्नता बड़ा रूप ले ले और एक नया आकार वो प्रदान करे। अगला पॉइंट है कि जो प्रत्येक डीएनए की प्रतिकृति है इसमें नई जो विभिन्नता आती है, जो नया अंतर आता है, इसके साथ साथ
पूर्व की पीढ़ियों की जो विभिन्नताएं होती हैं, जो पहले से विभिन्नताएं आ रही हैं, ये संग्रहित होती रहती हैं, इकट्ठा होती रहती हैं। अगला पॉइंट है कि जो लैंगिक जनन में दो जीव हैं, दोनों से जो डीएनए प्राप्त होता है उसको समाहित किया जाता है। अगर इसको हम अपनी बात करें तो मम्मी और पापा जिसको बोलते हैं आप, दोनों का डीएनए आता है, दोनों की फोटोकॉपी आती है, दोनों में विभिन्नताएं होती हैं और इनकी पूर्व की पीढ़ियों से भी जो विभिन्नताएं इनको मिली थी वो भी हम लोगों को प्राप्त होती हैं। तो लैंगिक जनन में जो दो भिन्न जीव भाग लेते हैं उनके डीएनए को समाहित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। अगला पॉइंट है कि कुछ जीवों में विशेष अंग होते हैं और उन विशेष अंग में विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कुछ जीवों में या जीवों के कुछ विशिष्ट अंगों में विशिष्ट प्रकार की या विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और जिसमें ये जो विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं ये जीव की कायिक कोशिकाओं की, जो उस जीव का शरीर बना है जिन कोशिकाओं से, उनके गुणसूत्रों की संख्या उनकी अपेक्षा आधी होती है। ये जो विशिष्ट कोशिकाएं हैं इनमें कायिक कोशिकाओं में जितनी गुणसूत्रों की संख्या होती है उसकी आधी होती है इन विशेष कोशिकाओं में, और डीएनए की मात्रा भी आधी होती है। जैसे हाथ बना हुआ है, पैर बना हुआ है, इनकी जो कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या होगी उनकी आधी कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिनमें डीएनए और गुणसूत्र होते हैं। और ये क्या होता है, आधी कैसे होती है, ये जो है कोशिका विभाजन की प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त की जाती है। गुणसूत्रों की संख्या और डीएनए की मात्रा जो ये आधी की जाती है, ये कोशिका विभाजन की एक क्रिया है जिसके द्वारा प्राप्त होती है। और इस प्रकार के कोशिका विभाजन को क्या कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन क्या है, जो वो कोशिका विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या कायिक कोशिका की आधी हो जाए। अगला पॉइंट है, दो भिन्न जीवों में ये जो विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं ये जब अर्धसूत्री विभाजन कर लेंगी तो क्या कहेंगे, युग्मक बनेगा, जिसको हम गैमीट कहते हैं। तो दो भिन्न जीवों की ये युग्मक कोशिकाएं, यही जो विशेष कोशिकाएं हैं वही युग्मक है। तो युग्मक कोशिकाएं लैंगिक जनन में युग्मन द्वारा जुड़ करके युग्मनज बनाती हैं, जाइगोट बनाती हैं। हमने कहा दो जीवों के युग्मक हैं, दोनों में आधी मात्रा डीएनए की है और आधा गुणसूत्र है। अब ये जब दोनों मिल जाएंगे युग्मन के द्वारा युग्मनज बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे, तो संतति में तो जो नई संतान पैदा होगी उसमें गुणसूत्रों की संख्या और डीएनए की मात्रा पुनर्स्थापित हो जाएगी। भाई एक जीव का युग्मक अर्धसूत्री के द्वारा क्या है, आधा डीएनए है और आधा गुणसूत्र है। जब दो युग्मक मिलेंगे तो और आधा आधा क्या हो जाएगा, एक पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार गुणसूत्रों की संख्या और डीएनए की मात्रा पुनर्स्थापित हो जाती है। जो जीव में थी, जो पैतृक पीढ़ी में थी, वो संतति में भी डीएनए की मात्रा और गुणसूत्रों की संख्या बराबर हो जाएगी। अगला पॉइंट है, यदि युग्मनज, ये जो जाइगोट बना है, यदि वो वृद्धि करता है और विकास करता है, परिवर्धन करता है, तब नए जीव को विकसित करता। युग्मनज तो केवल एक कोशिका बनी है जो युग्मकों के जुड़ने से बनी है। अगर वो कोशिका विभाजन करके बड़ा आकार बनाती है, वृद्धि करती है, परिवर्धन करती है, उसके बाद नए जीव का
जन्म होता है तो इसमें ऊर्जा का पर्याप्त भंडार होना चाहिए, क्योंकि कोशिका को वृद्धि करने के लिए और परिवर्धन करने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता है। नए जीव को विकसित करने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यदि युग्मनज वृद्धि और परिवर्धन के बाद नए जीव में विकसित होता है तो इसमें ऊर्जा का पर्याप्त भंडार होना चाहिए। अगला पॉइंट है, जो अति सरल संरचना वाले जीव हैं, जो बहुत ही निम्न कोटि के जीव हैं, उनमें जो दो जनन कोशिकाएं हैं, जो दो प्रकार के युग्मक हैं, इनकी आकृति और आकार में विशेष अंतर नहीं होता। ये समाकृतिक भी हो सकते हैं, ये आकृति में समान भी हो सकते हैं। जो अति सरल है, इनके जो युग्मक बनेंगे, ये दोनों युग्मक आकृति और आकार में समान होते हैं, और या उनकी समाकृतिक स्थिति भी हो सकती है, या उसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि समान युग्मक पैदा करते हैं। अगला पॉइंट है, जो जटिल जीव हैं, जिनका शरीर कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, उसमें एक जो जनन कोशिका होगी, एक युग्मक जो होगा वो बड़ा होता है। जो जनन कोशिका है वो बड़ी होती है, और जो बड़ी होती है उसमें भोजन का पर्याप्त भंडार होता है, और जो दूसरी होती है वो अपेक्षाकृत छोटी होती है और अधिक गतिशील होती है। जो युग्मक आकार में बड़ा है उसमें भोजन का पर्याप्त भंडार है, और एक दूसरा युग्मक वो छोटा होता है और अधिक तेज गति करता है, गतिशील होता है। और जो गतिशील जनन कोशिका है, अगले पॉइंट में देखेंगे, जो गतिशील जनन कोशिका है इसको हम नर युग्मक कहते हैं, और गतिशील कौन है? छोटा वाला। तो नर युग्मक क्या होता है? छोटा होता है। तो गतिशील जनन कोशिका को हम नर युग्मक कहते हैं, और जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार होता है वो अपेक्षाकृत बड़ा होता है। तो बड़ा और भोजन का पर्याप्त भंडार जिस युग्मक में होता है उसे हम मादा युग्मक कहते हैं। दो प्रकार के युग्मक हम कहां पढ़ रहे हैं? जटिल जीवों में। और जो अति सरल है वो दोनों समान होते हैं, उसमें हम ज्यादा कुछ नहीं समझ सकते। यहाँ जो जटिल जीव हैं इसमें जो छोटा है, गतिशील है, उसको नर युग्मक, और जो बड़ा है जिसमें भोजन की पर्याप्त ऊर्जा की का पर्याप्त भंडार है उसको हम मादा युग्मक कहते हैं। अगला पॉइंट है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ये पुष्पी पादप पुष्प जो उत्पन्न करें ऐसे पौधों को हम पुष्पी पादप कहते हैं। और इसका जो पहला पॉइंट है, आवृत्त बीजी पौधों, आवृत्त बीजी पौधों जिनको हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। आवृत्त बीजी का मतलब क्या है? जिसके बीज ढके हुए हों, आवृत्त हों, जिसके बीज फल के अंदर होते हों, या जो पुष्प उत्पन्न करते हैं आवृत्त बीजी पौधे, उनके जननांग, उनके जो जनन अंग हैं वो पुष्प में स्थित होते हैं, पुष्प के अंदर वो स्थित होते हैं। और पुष्प के 4 भाग होते हैं, आप लोग पहले भी पढ़े होंगे। बाह्यदल, अकेले को बाह्यदल कहते हैं, समूह को बाह्यदल पुंज कहते हैं। दूसरा है दल, जिसको हम पंखुड़ी के नाम से जानते हैं, और अगर पंखुड़ी सभी को मिला करके बोले तो इसको दलपुंज कहते हैं। अगला तीसरा नंबर है पुंकेसर, और चौथा है स्त्रीकेसर। तो एक पुष्प के कितने भाग होते हैं? 4 होते हैं, बाह्यदल, दल, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। अगला पॉइंट है कि पुंकेसर और जो स्त्रीकेसर, ये 2 भाग हैं, ये पुष्प के जनन भाग हैं। पुष्प के लैंगिक जनन में 2 कौन से भाग काम आते हैं? पुंकेसर और स्त्रीकेसर। इन्हीं दोनों में जनन कोशिकाएं होती हैं। ये जो बाह्यदल और दल है ये पुष्प का भाग तो है, लेकिन ये लैंगिक जनन में सहायक है, लैंगिक जनन में भाग नहीं लेता।
लैंगिक जनन संपन्न हो, इसके लिए इसके भी कुछ कार्य हैं, लेकिन वो लैंगिक जनन केवल पुंकेसर और स्त्री केसर ही भाग लेता है, अर्थात जनन कोशिकाएं जिसको हमने कहा युग्मक, ये पुंकेसर और स्त्री केसर में ही युग्मक बनेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं कि जब पुंकेसर किसी पुष्प में, जब किसी भी पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर दोनों में से कोई एक जननांग हो, या तो पुंकेसर हो या स्त्री केसर हो, ऐसा उपस्थित होता है किसी पुष्प में, यदि पुंकेसर अकेला हो, केवल पुंकेसर हो या केवल स्त्री केसर हो, तो इन पुष्पों को हम एक लिंगी पुष्प कहते हैं। एक लिंग ही है, जैसे उदाहरण में पपीता और तरबूज। अगला पॉइंट है कि जब पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित हो, पहले अभी एक लिंगी में क्या कहा, कोई एक उपस्थित होगा, चाहे पुंकेसर उपस्थित हो और चाहे स्त्री केसर उपस्थित हो, ऐसे पुष्पों को हम एक लिंगी पुष्प कहते हैं। अगर पुंकेसर उपस्थित है तो ऐसे पुष्प को हम नर पुष्प भी कह सकते हैं, और अगर केवल स्त्री केसर उपस्थित है तो ऐसे पुष्पों को हम मादा पुष्प कह सकते हैं। लेकिन जब पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित हो एक ही पुष्प में, तो इनको द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे गुड़हल है और सरसों है, सरसों में के एक ही पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं, गुड़हल में भी ये होता है। लेकिन तरबूज और पपीते की जब बात करते हैं तो उसके एक पुष्प में या तो पुंकेसर होगा या स्त्री केसर होगा। अगला पॉइंट है कि पुंकेसर जो है वो पुष्प का नर जननांग है, नर जनन अंग है, या नर भाग का प्रतिनिधित्व करता है। और पुंकेसर में क्या होता है, पुंकेसर की जब संरचना देखते हैं तो वो ऐसी होती है, एक घुंडीनुमा संरचना होती है, एक लंबा डंठल होता है। इसको पुतंतु कहते हैं, इसको पराग कोश कहते हैं, और ये पराग कोश के अंदर पराग कणों का निर्माण होता है। ये जो पराग कण है ये पराग कोश के अंदर बनते हैं, और ये डंठल कहाँ, पुष्प में जुड़ा होता है। तो जो पुंकेसर है वो पुष्प का नर जनन अंग है, ये पराग कण बनाता है, और पराग कण प्रायः पीले हो सकते हैं। ज्यादातर कभी आप खेत में गए हो और वहां पर खेती अगर अनाजों की हुई है और उस पर आप चल रहे हैं तो कभी कभी आपके कपड़े पर पीले कलर का एक पाउडर लग जाता है। अगर फूल आया है उस फसल में तो पीले कलर का आपके कपड़ों पर क्या हो सकता है, एक पाउडर जैसा लग सकता है, वो पराग कण है। तो पराग कण कहाँ बनते हैं, पराग कोश में। पराग कोश कहाँ होता है, पुंकेसर में। एक को पुंकेसर कहते हैं, और जब पुंकेसरों का झुंड हो तो उसको पुमंग कहते हैं। अगला पॉइंट है कि जो स्त्री केसर है वो पुष्प के केंद्र में स्थित होता है, पुष्प के बीचों बीच स्थित होता है, और ये पुष्प का मादा जनन अंग है। ये 3 भागों का बना होता है। और ये जो 3 भाग होते हैं, आधार का उभरा हुआ भाग, फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। बीच का ये जो सकरा भाग होता है इसको हम वर्तिका कहते हैं, और इसके शीर्ष को हम वर्तिकाग्र कहते हैं। वर्तिका का अग्रभाग वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये 3 भागों से बना होता है। जो आधार का नीचे का आधार जहां से जुड़ा हुआ है इसका फूला हुआ भाग अंडाशय है, मध्य का लंबा भाग वर्तिका है, और शीर्ष का भाग वर्तिकाग्र है। और ये वर्तिकाग्र प्रायः चिपचिपा होता है, क्योंकि पराग कणों को यहाँ आकर के
चिपकना। अंडाशय ये जो फूला हुआ भाग है, इसके अंदर बीजांड होते हैं, बहुत सारे कोष्ठक होते हैं, और उस बीजांड में, प्रत्येक बीजांड में एक अंड कोशिका, एग सेल होती है। ध्यान दीजिएगा। अब हम अगला जो पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, परागकण कहाँ है? पुंकेसर में है। एग सेल कहाँ है? यहां है। ये अंड कोशिका है, यहां पर। अब ये परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचना होगा। परागकण यहां से परागकोश फट जाएगा और यहां का ये कण वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा। तो यही अगला पॉइंट है कि परागकणों को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की आवश्यकता होती है, पहुंचने की आवश्यकता होती है, और इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। परागकोश से परागकणों का निकलकर वर्तिका के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की जो क्रिया है, इसी को हम परागण कहते हैं। अगला पॉइंट है कि यदि एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प के, अगर ये ऐसी कंडीशन होती कि यही इसी पुष्प में ही क्या होता? परागकण होता। जो जिस पुष्प का अंडाशय उसी का पुंकेसर है। तो यदि परागकण जो पुंकेसर है, यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते, जिस पुष्प का वर्तिकाग्र है उसी का पराग कोश है और उसी के परागकण है। एक ही पुष्प का परागकण यदि उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर आएगा तो इस क्रिया को स्वपरागण कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और अगर मान लीजिए यहां ना होता, ये किसी दूसरे पुष्प का होता परागकण और ये यहां पहुंचता, तो इसी को दूसरे पॉइंट में, यदि एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है तो इसको हम परपरागण कहते हैं। दोनों बातें याद रखिएगा। एक ही पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा, स्वपरागण होगा। एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा तो परपरागण होगा। और ये जो परागण होता है, ये जो परागकण जो है वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, इनका ये स्थानांतरण वायु से, जल से अथवा प्राणी, वायु के द्वारा पहुंच जाए, जल के द्वारा पहुंच जाए, या किसी भी प्राणी के द्वारा पहुंचा दिए जाए, उस वाहक के द्वारा ये परागण संपन्न होता है। अगर वायु के द्वारा गए तो वायु परागण, जल के द्वारा गए तो जल परागण, और कीट के द्वारा गए तो कीट परागण, मनुष्य के द्वारा गए तो कृत्रिम परागण। ठीक है। अगला पॉइंट है कि जो परागकण उपयुक्त वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है तो यहां से इसको एग सेल, अंडकोशा तक पहुंचना होता है। और इसके लिए ये क्या करता है कि यहां परागकण का अंकुरण होता है, एक नली बनती है, और ये जो नली बनती है इसको हम पराग नलिका कहते हैं। और इसी के अंदर नर युग्मक चला आएगा और अंड कोशिका तक पहुंचेगा। तो इस पॉइंट में देखिए कि परागकण जब उपयुक्त वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो वो अंडाशय में जो एग सेल या अंड कोशिका है वहां तक उसको पहुंचना है। और पहुंचने के लिए क्या करता है? पराग नलिका विकसित करता है जो वर्तिका से होती हुई बीजांड तक पहुंचती है और वहां जाकर के इस नर युग्मक को छोड़ देगी, और जो नर युग्मक आएगा वो अंड कोशिका से मिल जाएगा और एक कोशिका बन जाएगी। नर युग्मक अंडाशय की अंड कोशिका, जिसको हमने मादा युग्मक कहा है,
इससे संलयित हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, जुड़ जाता है। और इनके जुड़ने के बाद जब ये जनन कोशिकाओं का युग्मन हो जाता है, और इस युग्मन की क्रिया को निषेचन भी कहते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप जाइगोट या युग्मनज बनता है। दोनों अंडकोशा और परागकण का जो नर युग्मक है, दोनों एक में मिल गए हैं, एक कोशिका बन गई है, और उस कोशिका का नाम युग्मनज या जाइगोट है। अगला पॉइंट है, निषेचन के बाद युग्मनज में अनेक विभाजन होते हैं। वो एक कोशिका विभाजित होगी, दो बनेगी, दो विभाजित होंगी, 4, 4 से 8, 8 से 16, क्रमशः ये विभाजन होते रहते हैं। और जो बीजांड है ये भ्रूण में विकसित हो जाता है। बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है जो बीज में बदल जाता है। पूरा अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करता है और परिपक्व होकर के फल बना लेता है। जब ये बना रहा होता है फल, इसी बीच बाह्यदल, दल, वर्तिकाग्र, वर्तिका और पुंकेसर प्रायः मुरझाकर गिर जाते हैं। कभी कभी बाह्य दल लगे रहते हैं, कभी कभी ये तो तीनों चीजें गिर जाती हैं, लेकिन कभी कभी बाह्य दल जो है वो लगा रहता है। जैसे आप लोगों ने मिर्चा की टोपी देखी होगी, बैगन में देखा होगा टोपी जैसी संरचना होती है हरे कलर की, वो रुकी रह जाती है। और जो बीज है इसमें भावी पौधा होता है अथवा भ्रूण होता है, जो उपयुक्त परिस्थिति आएगी, जब उसके लिए अनुकूल मौसम होगा तो एक नवोद्भिद में विकसित हो जाता है, एक नए पौधे में विकसित हो जाता है। और इस क्रिया को, ये विकसित होने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? अंकुरण। बीज में अफुआ आना या पौधे का जन्म होना। मित्रों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट में बताइए अच्छी है या नहीं है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों तक ये चैनल जरूर पहुंचाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।